हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान विद्युत विभाग 2021 में के लिए भर्तियां निकली हुई है और डिफरेंट पोस्ट के लिए भर्तियां निकली हुई है। और वैसे आप जानते हैं कि जो 40% वेटेज सेक्शन है उसमें एक पार्ट दिया हुआ है जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, जिसकी हम एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है फ्रेंड्स। ये इसका 8वां सेट है फ्रेंड। और आप जानते हैं कि अब तक के जो 7 सेट है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनमें बहुत ही अच्छी नॉलेज दी हुई है। वो न सिर्फ आपके इसी एग्जाम में काम आने वाले, वो आपके लिए आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, यूपीएससी, एसएससी, हर प्रकार के एग्जाम में ये सेट्स आपके काम आने वाले फ्रेंड्स। तो मैं तरुण दारीच आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहिए। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस है उसमें किस प्रकार के किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं बता देता हूं एक बार आपको। फिर करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन्स एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस से क्वेश्चन होंगे, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एक्सेट्रा विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। तो ये फ्रेंड्स इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये लगभग जो होंगे फ्रेंड्स 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। क्यों होंगे 8 से 10 मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। लगभग 40% वेटेज है और सेक्शन 4 है, जैसे कि मैथ्स का आएगा, रीजनिंग आएगा, इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस होगा, तो साथ के साथ हिंदी या इंग्लिश में ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स टोटल आपके 40% जो होगा 100 का, मान लीजिए आप 40 क्वेश्चन और लगभग इससे 10 क्वेश्चन होंगे। और हर क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन राइट करने पर आप लगभग 5 से 10 हजार बच्चों को पीछे छोड़ते हो फ्रेंड, क्योंकि इतना ही कंपटीशन अभी आपके कंपटीशन मार्केट में है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सबसे आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनरीज। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2021 में जियो पार्क के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस साइट को शामिल किया गया है। विच साइट has been included by the Geological Survey of India for Geopark in the year 2021 to promote tourism. ऑप्शन है फ्रेंड्स अकालवुड फॉसिल पार्क, गोसन राजपुरा दरीबा, बोजुंडा स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क, सेंड्रा ग्रेनाइट पाली। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है बोजुंडा स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क। फ्रेंड्स जरूर याद रखें, आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये राजस्थान करंट इवेंट से क्वेश्चन है। अभी हालिया में जियो पार्क बनाया जाएगा इस बोजुंडा स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क को, जो कि टूरिज्म को प्रमोट करेगा। इसके लिए इसको शामिल किया गया है। फ्रेंड्स बात करते हैं इसके ऊपर, हमारे राजस्थान में कितनी जियो हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप किशनगढ़ के बारे में जानते होंगे, जिसको जो है नेफ्लाइन सेनाइट। तो मैं आपको बताता हूँ ये एक मार्बल की पत्थर की खान होती है फ्रेंड्स, जिसमें मार्बल टाइप का पत्थर निकलता है। तो ये किशनगढ़ अजमेर जो कि मार्बल के लिए फेमस भी है। सेंड्रा ग्रेनाइट जो कि पाली में है। बार कोंग्लोमेरेट जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी जोधपुर ग्रुप जो कि हिमालयनी इग्नियस सूट कॉन्टैक्ट जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये वेल्डेड टफ जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अकाल फॉसिल वुड पार्क जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एट सैतूर जो कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। स्ट्रेमेटोलाइट पार्क बोजुंडा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। गोसान राजपुरा दरीबा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। और स्ट्रेमेटोलाइट पार्क झामर कोटरा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि जो अभी एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बोजुंडा स्ट्रोमेटोलाइट पार्क है, जिसको हालिया में टूरिज्म के लिए जियो पार्क में कन्वर्ट किया जाएगा। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, बोजुंडा स्ट्रोमेटोलाइट पार्क जो है भारत के राजस्थान में चित्तौड़ शहर से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बोजुंडा गांव के पास स्थित है। और इसे 1976 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक भी घोषित किया गया था। फ्रेंड्स ये ऐसा कहा जाता है कि आज से 80 करोड़ साल पहले ये जो भाग था ये समुद्र के अंदर था, इस वजह से ये थोड़ा उथला उथला हुआ होता है और इसीलिए इसको जियो हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था और अब इसको एज ए टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये जरूर याद रखना, आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो अब्रक का 75% तक उत्पादन करते हैं। विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान प्रोड्यूस 75% ऑफ माइका। ऑप्शन से भीलवाड़ा जयपुर, अजमेर सीकर, भीलवाड़ा उदयपुर, उदयपुर झुंझुनू। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है भीलवाड़ा उदयपुर। ये वो 2 जिले हैं जहां पर अब्रक का लगभग 75% तक उत्पादन, माइका का 75% उत्पादन किया जाता है फ्रेंड्स। ये राजस्थान जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके बारे में फ्रेंड्स बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान के जो खनिज है उनके लिए कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं एस्बेस्टस, जिसको जो कि अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, डूंगरपुर और उदयपुर में आता है। हम बात करते हैं अब्रक जो कि भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर और टोंक में है।
और जो बेंटोनाइट अगर आप फ्रेंड्स बात करेंगे तो जो 75% जो सबसे ज्यादा अभ्रक जो पैदा होता है वो भीलवाड़ा उदयपुर में होता है। ये आपको जरूर याद रखना है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट खनिज है जिनके जिले भी दिए गए हैं, आप यहाँ से इनको रीड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो आपको याद रखना है। अभ्रक जो कि भीलवाड़ा उदयपुर जयपुर टॉक में सबसे ज्यादा पाया जाता है और ये भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स चूना पत्थर जो कि उदयपुर जयपुर सवाई माधोपुर जोधपुर कोटा में है ज्यादा। डोलामाइट जो कि अजमेर अलवर जयपुर जोधपुर सीकर में ज्यादा है, अजमेर में सबसे ज्यादा है। चांदी जो कि उदयपुर में ज्यादा है। इसके बाद फ्रेंड मैं बताऊंगा ग्रेफाइट जो कि बांसवाड़ा जिसके लिए फेमस है ग्रेफाइट, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। हीरा अगर आपसे पूछा जाए ग्रेनाइट तो वो जालौर में है, हीरा अगर आपसे पूछा जाए तो वो चित्तौड़ में है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा जिप्सम जो बीकानेर बाड़मेर जोधपुर बीकानेर चूरू नागौर जैसलमेर जो बीकानेर में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा मैं आपसे फ्रेंड्स बात करना चाहूंगा लोह अयस्क जो कि जयपुर में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर मैं आपसे फ्रेंड्स बात करना चाहूंगा सीसा व जस्ता जो कि उदयपुर में सबसे ज्यादा है। संगमरमर जो कि अलवर अजमेर जालौर सिरोही जैसलमेर उदयपुर नागौर सीकर सब जगह है, जो अलवर और अजमेर को ज्यादा कवर करता है फ्रेंड्स। सोना सबसे ज्यादा बांसवाड़े में पाया जाता है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। यूरेनियम जो कि अजमेर बांसवाड़ा डूंगरपुर में सबसे ज्यादा है फ्रेंड्स। ये जो इसमें से आप इंपॉर्टेंट रीड कर सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में सपोर्ट कर सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल आपको अभ्रक सबसे ज्यादा याद रखना है, इस पर इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अजय भूषण पांडे के स्थान पर नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी इन प्लेस ऑफ अजय भूषण पांडे? ऑप्शन है टीवी सोमनाथन, अनिल कुमार घराई, रवि अरोड़ा, गुरदीप सिंह। ये है पर्सन इन यूज से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है टीवी सोमनाथन। ये फ्रेंड्स हमने करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन यहां इसलिए डाला गया है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। तो नए वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन, जो कि आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स 2021 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कि आपको याद ही रखना है क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो सुशील चंद्रा जो कि हमारे 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है फ्रेंड्स। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम जो कि हमारे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है नाडा उसके महानिदेशक है। रेखा मेनन जो कि नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैशाली हिवासे सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी है। टीवी सोमनाथन जो कि हमारे वित्त सचिव है, ये क्वेश्चन भी पूछा है आपसे मैंने। न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकटन रमना भारत के मुख्य न्यायाधीश 48वें सीजीआई अगर आपसे पूछा जाए तो वेंकट रमन्ना है फ्रेंड्स। संजीव कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष है। सौरभ गर्ग यूआईडीएआई के सीईओ है। प्रमोद चंद्र मोदी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन है। कुलदीप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक है सीआरपीएफ के फ्रेंड्स। ये मैरी कॉम आईएबीए की चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी की अध्यक्ष है फ्रेंड्स। बॉक्सिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप मैरी कॉम को याद रखना। बिल नैल्सन जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के 14वें प्रशासक है। अगर आपसे पूछा जाए जो यूएस की स्पेस एजेंसी एक प्रकार से गवर्नमेंट एजेंसी उसके प्रशासक है बिल नेल्सन। और आर.एस. शर्मा जो कि आयुष्मान भारत योजना के सीईओ। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो कि आपको याद रखना है और एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, आपको जरूर याद रखना है। आप रीड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स इसको। आगे चलते हैं। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप? ऑप्शन है सनफ्लावर 40, अर्थ 2030, मैप फ्लावर 400, सी फारेर 66। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है मैप फ्लावर 400 इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप कौन सा है। मतलब जो हमारी 5th जनरेशन लैंग्वेज जो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर ये बेस्ड होगा। मैप फ्लावर 400 जो हमारी जनरेशन है उस पर बेस्ड है ये शिप। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की अब चुनी हुई सरकार पर प्रधानता होगी? द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूटी विल नाउ हैव प्राइमेसी ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट? ऑप्शन है चंडीगढ़, पौंडीचेरी, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में अब ये स्टेट एंड न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब जो दिल्ली है, दिल्ली जो कि वहां का जो शासक होता है वो तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन
जो वहां पर एक प्रकार से जो राइट्स होता है यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब कि उपराज्यपाल का होता है। तो इस बिल को पारित कर दिया गया। इस पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2021 यानी कि GNCTD बिल के तहत ये बिल लागू किया गया है 2021 में, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2021 की इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। तो दिल्ली अधिनियम 1991 की सरकार में संशोधन करता है। तो ये 1991 में जो बिल है उसके अंदर ये संशोधन करता है फ्रेंड्स। और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को राज्य में कोई भी योजना या फैसला लागू करने से पहले उसका प्रस्ताव दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजना होगा। LG की ओर से पास होने के बाद दिल्ली सरकार उस योजना को लागू कर पाएगी। कोई भी योजना लेकर आएगी तो सबसे पहले उपराज्यपाल के पास ले जाना होगा, उपराज्यपाल उस योजना को लागू करेंगे, उसके बाद ही दिल्ली सरकार उस योजना को लागू कर पाएगी। तो एट प्रेजेंट जो हमारे CM है दिल्ली के वो है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, और जो वहां पर उपराज्यपाल है वो है अनिल बैजल। ये भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज ऑरेंज कलर इन कैरेट्स? लाइकोपिन, कैरोटीन, टैनिन, इमाइलेडिन। तो फ्रेंड्स ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है कैरोटीन। तो जो गाजर का एक प्रकार से थोड़ा लाल नारंगी टाइप का जो कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। आओ कुछ याद करते हैं फ्रेंड्स हम, कलर्स एंड इट्स पिगमेंट। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो फ्रेंड्स लाइकोपिन के कारण होता है। आंवले का जो रंग होता है कसेलापन, वो टैनिन के कारण होता है। बादाम में कड़वाहट जो होती है वो इमाइलेडिन के कारण होती है। और पपीते का जो पीला रंग होता है वो कैरेक्जेंथिन के कारण होता है। मिर्च में चरपराहट जो होती है वो कैप्सेक्सिन के कारण होती है। खीरे में जो कड़वाहट होती है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। और करेले में जो कड़वाहट होती है वो मेमोडिकोसाइड के कारण होती है। प्याज में जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में पीला रंग क्वेरसिटिन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। बेल में कड़वाहट मार्मोलोक्सिन के कारण होता है। पीपर में कड़वाहट ओलिमोरेसिन के कारण होता है। मूली में आइसोसोनाइट के कारण होता है। शलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्सैलेट के कारण होता है। पीपर में गंध ओलियोसेरिन रेसिन के कारण होता है। आलू में हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेनथिन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। और तिलहनों के तेल में पीला रंग केराटिनाइज्ड के कारण होता है। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है और सबसे ज्यादा आपको इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एंटी कोविड ड्रग 2DG किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? एंटी कोविड ड्रग 2DG हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन से DRDO, इसरो, CDIR और DGCI। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और DRDO ने हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे कारनामे किए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज क्या है? ये एंटी कोविड-19 ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की लैब INMAS और हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के कोलैबोरेशन से विकसित किया गया है। इसे INMAS के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह सुरक्षित बताया। फ्रेंड्स मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो डीऑक्सी डी ग्लूकोज है 2DG जिसका शॉर्ट नेम है, ये एक एंटी कोविड-19 ड्रग है और इसको DRDO और डॉक्टर रेड्डीज की लेबोरेटरीज ने मिलकर बनाया है। इसके निर्माण का कार्य जो है वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को ही दिया गया है। 2DG असल में 2DG अणु का एक परिवर्तित रूप है जिसने ट्यूमर कैंसर कोशिकाओं का इलाज होता है और ऑक्सीजन सपोर्ट को भी कम करती है। अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है, ऑक्सीजन की कमी को ये पूर्ण करती है क्योंकि ये DRDO ने वैसे सैनिकों के लिए ऊंचे पहाड़ों में जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसके लिए रिसर्च किया था, लेकिन ये कोविड के लिए भी यूजफुल रहा। ये दवा काफी हद तक ग्लूकोज जैसी होती है लेकिन ग्लूकोज नहीं है। दवा का डोज लेने पर वायरस इस ग्लूकोज एनालॉग को लेगा और उसी में फंस जाएगा। नतीजन वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा यानी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो एक प्रकार से ग्लूकोज की तरह एक पाउडर की फॉर्म में होता है। जब इसको लिया जाएगा तो ये एक प्रकार से वायरस की जो एनालॉग फॉर्म है उसमें फंस जाएगा। नतीजन वायरस अपनी कॉपीज मल्टीपल कॉपीज नहीं बना पाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही एक्सीलेंट मैं कह सकता हूँ डेवलपमेंट या रिसर्च है DRDO की। आगे इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा कि DRDO ने एक चीज और सर्च की है, वो है डिपकोवैन एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। क्या है ये? DRDO की एक प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज ने सीरो निगरानी के लिए एक एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिपकोवैन तैयार की। ये एंटीबॉडी
बॉडी, हमारे बॉडीज में एंटीबॉडीज को चेक करता है, उसके लिए एक किट बनाया है जिसका नाम है डिपकोवेन। दावा है कि डिपकोवेन किट स्पाइक और न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। ये जो हमारे जो वायरस के स्पाइक्स होते हैं साथ के साथ उसको पता लगाता है, और साथ के साथ जो हमारे न्यूक्लियो कैप्सिड जो होते हैं, न्यूक्लियस जो हमारे प्रोटीन बनते हैं, उसको भी पता लगा सकता है। डीआरडीओ ने एक किट दिल्ली की वेनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ विकसित की है, और डिपकोवेन का उद्देश्य मानव सीरम या प्लाज्मा में आईजीजी एंटीबॉडी का गुणात्मक पता लगाना है। जो फ्रेंड्स हमारा लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, तो उसके अंदर जो आईजी इम्यूनोग्लोबिन जो गामा जो एंटीबॉडी होती है उनका ये पता लगाती है, और यह SARS-CoV-2 जो कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 से संबंधित जो एंटीजन है उनको लक्षित करती है। ये 75 मिनट में एंटीबॉडी का पता लगा सकती है, और किट के इस्तेमाल से किसी तरह की क्रॉस रिएक्टिविटी भी नहीं होती। किट की शेल्फ लाइन 18 महीने। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, ये हमारी बॉडी में आईजीजी एंटीबॉडीज का पता लगाती है। अगर हमारी बॉडी में वो उपस्थित है तो कहने का मतलब हमें कोरोना है, अदरवाइज नहीं है तो नहीं। इसका मतलब ये एक प्रकार से एंटीबॉडी डिटेक्शन का काम करती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वास्तविक संस्थापक थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रियल फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? ऑप्शन से नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है सैयद अहमद खान। याद रखना, बहुत से जिन्ना का नाम याद रखते हैं, लेकिन इसके जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो असली में संस्थापक थे वो थे सैयद अहमद खान। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, कुछ बात करते हैं कुछ पुरानी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज कब बनाई गई थी और कहां पर लोकेटेड है उनके बारे में हम बात करते हैं। सेनेट ऑफ सेरमपोर कॉलेज, तो ये सेरामपोर जो है 1818 में बनी थी, 1829 के बीच में एस्टेब्लिश इसको किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता जो कि 1857 में जो कि कोलकाता में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई 1857 में जो कि मुंबई में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857 में जो कि चेन्नई में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि 1875 में अलीगढ़ में है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो कि 1882 में चंडीगढ़ में है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 इलाहाबाद में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में वाराणसी में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1916 मैसूर में है। पटना यूनिवर्सिटी 1917 में जो कि पटना में है। ओस्मानी यूनिवर्सिटी 1918 में हैदराबाद में है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1921 जो कि वाराणसी में। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 1921 लखनऊ में। विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 ये शांति निकेतन में है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1922 न्यू दिल्ली में। नागपुर यूनिवर्सिटी 1923 नागपुर में। आंध्रा यूनिवर्सिटी 1926 विशाखापट्टनम में। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 1927 आगरा में। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी 1929 चिदम्बरम में है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ रुड़की 1847 1949 रुड़की में। तो फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुई थी, जिसको सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय ने, जो कि हिंदू यूनिवर्सिटी है, और ये 1916 में जो कि वाराणसी में। ये भी आपको याद रखना है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। इसके अलावा विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 1921 में स्थापित हुई थी और ये शांति निकेतन में, कलकत्ता शांति निकेतन, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि आगरा यूनिवर्सिटी है, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आगरा में है। इसके अलावा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही प्रचलित यूनिवर्सिटी है, ये भी इसकी स्थापना 1929 में चिदम्बरम में हुई थी। ये आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। बाकी आप सब रीड कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से ये डेटा दिया गया है। आगे चलते हैं। एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? हु हैज created a world record by scaling Mount Everest twice in the shortest span of time within a season? ऑप्शन है बेरी बिशप, वांग फोजो, मिंगमा तेंजी शेरपा, लिंगमा शेरपा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मिंगमा तेंजी शेरपा, जिन्होंने बहुत कम टाइम में माउंट एवरेस्ट पर फतह पाई है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये एक इंटरनेशनल क्वेश्चन है क्योंकि ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। मिंगमा तेंजी शेरपा जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम? ऑप्शन है विनोद कांबली, वसीम जाफर, मुनाफ पटेल, रमेश पवार। तो सही आंसर है फ्रेंड्स रमेश पवार, जिनको भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, हमारी ICC जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है,
जो एट प्रेजेंट उसके चेयरमैन है वो न्यूजीलैंड से ग्रेग बार्कले है, ये भी आपको याद रखना है। एट प्रेजेंट जो सीईओ है इंडिया से वो है मानु साहनी। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई, जिसको सबसे पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इसके जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो सौरभ गांगुली है और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी है जय शाह और मेंस कोच जो है रवि शास्त्री और वुमेन्स कोच है रमेश पवार। तो ध्यान रखिए हमारी जो इंडियन टीम मेंस टीम है उसके रवि शास्त्री कोच है मुख्य कोच और वुमेन्स टीम के है रमेश पवार, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ टेस्ट में हमारी जो रैंकिंग है वो अभी नंबर 1 चल रही है इंडिया की, और जो वनडे में हमारी रैंकिंग है वो तीसरे नंबर पे है और T20 में हम दूसरे नंबर पे। तो आपको ऐसे याद रखना है फ्रेंड्स, टेस्ट T20 वनडे यानी कि 1 2 3, इससे आपको ये याद बहुत अच्छे से रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वर्ष के किस दिन को भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है? विच डे ऑफ द ईयर इज मार्क्ड नेशनल एंटी टेररिज्म डे इन इंडिया? May 18, May 20, May 21, May 16। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स May 21। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। ये डेज एंड डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स साथ के साथ हम मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर करते हैं। इन इंडिया द नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द May 21 टू कॉमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी। राजीव गांधी की डेथ हुई थी मई 21 को एक आतंकवादी हमले में लिट्टे समुदाय के द्वारा, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को। आओ हम मई के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे और साथ के साथ में महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है, इसी दिन इनकी स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था। मई 2 को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है जो कि फर्स्ट संडे ऑफ मई भी होता है। मई 3 को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 4 मई को कोल माइनर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया जाता है। और ये फर्स्ट जो वर्ल्ड अस्थमा डे ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई होता है। 7 मई को वर्ल्ड एथलीट्स डे, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा मई 8 को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है, थैलेसीमिया। और मई 9 को जो है सूरदास जयंती, रामानुजाचार्य जयंती, शंकराचार्य जयंती और मदर्स डे जो कि सेकेंड संडे ऑफ मई होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे होता है। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज होता है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है। मई 18 को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे होता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे होता है और आर्म्ड फोर्स डे होता है जो कि थर्ड सैटरडे ऑफ द मई होता है। मई 21 2021 नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, साथ के साथ नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डेज के रूप में मनाया जाता है जो कि थर्ड फ्राइडे इन मई होता है। मई 22 को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इसके अलावा मई 31 2021 को एंटी टोबाको डे, नेशनल मेमोरियल डे जो कि लास्ट मंडे ऑफ मई होता है। फ्रेंड्स ये सब मई के इंपॉर्टेंट डेज है, ये आप रीड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इसमें से आप ये सब इंपॉर्टेंट है, एक बार आप रीड करेंगे तो ये अपने आप आपको याद रहेंगे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। एलिफेंट इन द वॉर्म नामक पुस्तक किस भारतीय हस्ती द्वारा पहली पुस्तक है? द बुक टाइटल एलिफेंट इन द वॉर्म इज अ डेब्यूट बुक बाय विच इंडियन सेलिब्रिटी? ऑप्शन से अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी, कल्की कोचलिन, ट्विंकल खन्ना। इसका सही आंसर है कल्की कोचलिन, जिन्होंने एलिफेंट इन द वॉर्म ये बुक लिखा है और ये इनकी पहली डेब्यूट बुक है और ये अनुराग कश्यप की वाइफ रह चुकी है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है, ये हिंट मिल सकता है आपको इससे। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स के बारे में बात करते हैं जो कि अप्रैल और मई से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। सावरकर, जो कि वीर सावरकर आप बहुत अच्छे से जानते हो, कंटेस्टेड लेगेसी 1924 टू 1966 ऑथर्ड बाय विक्रम संपत। रवि शास्त्री डेब्यूट बुक टाइटल स्टार गैजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, अ बुक टाइटल लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, ऐसे 2003 और 2022 बाय सलमान रश्दी। नीना गुप्ता अनाउंसेस ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो नीना गुप्ता को आप अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने विवियन रिचर्ड्स से शादी की थी। इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट इज ऑथर्ड बाय द शिवशंकर मेनन। अ बुक टाइटल नेहरू द तिब्बत एंड चाइना ऑथर्ड बाय द अवतार सिंह भैसीन। मेगान मार्कल सेट टू रिलीज चिल्ड्रंस बुक द बेंच, ये भी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जुम्पा लेरी कम्स आउट विद द न्यू नॉवेल वेयर बाउट्स, ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अ न्यू बुक टाइटल लिविंग माउंटेन बाय अमिताभ घोष। सुरेश रैना's
बिलीव टू रिलीज इन 2021। ये सुरेश रैना की बायोग्राफी एक प्रकार से उसके ऊपर है, मेमोरी है, बिलीव टू रिलीज इन 2021। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको फ्रेंड्स आप रीड भी कर सकते हैं, रीड करके भी ये आपको याद रह सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद संभालने के बाद से राज्य सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने वाले करंट राज्यपाल कौन है? हु इज द करंट गवर्नर टू क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सिंस टेकिंग ओवर इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? ऑप्शन से फागू चौहान, भगत सिंह कोश्यारी, मनोज सिन्हा, जगदीप धनखड़। तो इसका सही आंसर जो फ्रेंड है वो है जगदीप धनखड़, जो कि राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के, और जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं अपने कार्यों की वजह से। तो फ्रेंड्स इनके बारे में अपन बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट गवर्नर है 8 प्रेजेंट स्टेट्स के, उनके बारे में हम बात करते हैं। आप फ्रेंड्स इनको रीड कर सकते हैं, पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। बिहार के श्री फागू चौहान। बिहार क्यों ज्यादा चर्चा में रहता है? क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की वजह से बिहार बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, तो इसलिए वहां के गवर्नर भी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो फागू चौहान के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो कि भूपेश बघेल की वजह से भी ये चर्चा में रहता है। तो अनुश्रिया उकई वहां की है, तो ये आपको याद रखना है। गोवा भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन वहां का अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है भगत सिंह कोश्यारी को, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, ये भी याद रखना है आपको फ्रेंड्स। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरियाणा के कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स कर्नाटका भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, इसके है श्री वाजूभाई वाला। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं मध्य प्रदेश, जो की है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं उड़ीसा भी पटनायक की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है, वहां के मुख्यमंत्री की वजह से, तो वहां के हैं गणेशी लाल। बात करते हैं पंजाब की, जहां के वीपी सिंह बदनौर। राजस्थान का है श्री कालराज मिश्रा, ये भी चर्चा में रहता है फ्रेंड्स। इसके अलावा तमिलनाडु, जहां सर गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, तो आपको याद रखना होगा बनवारी लाल पुरोहित वहां के राज्यपाल है। और इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि वो भी चर्चा में रहता है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि 2 जगह की है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, तो ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड के हैं बेबी रानी मौर्य, और वेस्ट बंगाल के हैं श्री जगदीप धनखड़, ये आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं फ्रेंड्स क्या कहूंगा, क्योंकि असम में भी गवर्नमेंट चेंज हुई है और मुख्यमंत्री भी चेंज हुआ है, वहां के हैं जगदीश मुखी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब रीड कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक बार आपके लिए डेटा दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको यूनियन टेरिटरी और जहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है उसके बारे में बात करता हूं फ्रेंड्स। अंडमान एंड निकोबार के हैं एडमायरल DK जोशी। चंडीगढ़ के हैं श्री VP सिंह बदनौर। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। इनको दोनों को कंबाइन कर दिया गया है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों पंजाब दोनों की कैपिटल है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली जिसके श्री अनिल बैजल, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो कि मनोज सिन्हा, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे जब इन्होंने पद ग्रहण किया था, तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। लक्षद्वीप के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। देखो आपको प्रफुल्ल पटेल का भी याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी लक्षद्वीप में भी बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है प्रफुल्ल पटेल की वजह से, तो प्रफुल्ल पटेल को और लक्षद्वीप ये भी आपको याद रखना है। पांडिचेरी के तमिलिसाई सौंदरराजन, क्योंकि यहाँ पर पहले मैं आपको बताता हूँ किरण बेदी थी और जिनकी वजह से सरकार चली गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड। इसके अलावा लद्दाख के श्री राधा कृष्ण माथुर, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये है तमिलसाई सुंदरराजन जो कि पांडिचेरी की, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। उस चक्रवात का क्या नाम है जो 16 और 17 मई को कोंकण तट और मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर से टकराया? व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट इज लाइकली टू हिट कोंकण कोस्ट एंड मुंबई, ठाणे, रायगढ़ एंड पालघर ऑन 16th and 17th मई? ऑप्शन से ताउते, मुरासू, अबूद, अम्फान। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ताउते। ताउते तूफान न्यूज चैनल पर आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में था। ये हमारे 16 और 17 मई को मुंबई और गोवा पर टकराया था। इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से साइक्लोन्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अरबियन सी के कौन कौन से साइक्लोन से आपसे पूछे जा सकते हैं और बे ऑफ बंगाल से उठे हुए कौन से साइक्लोन्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ताउते जो अभी हालिया में आए 2021 में, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निसर्ग, ये भी कायर यार और महा
महावायु, हिक्का, ये सब जो है अरबन सी में आए हुए साइक्लोन है। इसके अलावा चक्रवात तूफान जिसको कह सकते हैं आप, और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आए हुए हैं यास, अम्फान, फानी, बुलबुल। तो फ्रेंड्स ये सब बंगाल की खाड़ी में आए हुए चक्रवाती तूफान है। ये यास अभी ही आया है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। चौधरी अजित सिंह जिनका निधन हो गया है, किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? चौधरी अजित सिंह हु हैज पास्ड अवे वाज द फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल, अंबेडकर समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी। इसका सही आंसर है फ्रेंड राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल, इसके चौधरी अजित सिंह इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स। चौधरी अजित सिंह जो कि बहुत ही उत्तर प्रदेश के बहुत ही माने जाने नेता थे। 12 फरवरी 1939 को मेरठ में इनका संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत जब था, आजाद नहीं हुआ था, तब इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 2021 में गुरुग्राम हरियाणा में हुई। कोविड के चलते इनकी डेथ हुई। राजनीतिक दल ये राष्ट्रीय लोकदल RLD के ये संस्थापक एक प्रकार से संस्थापक थे। वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। चौधरी चरण सिंह जो कि आप जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, ये एक किसान नेता भी कहलाते थे। और चौधरी अजित सिंह भी एक राष्ट्रीय किसान नेता थे। राजग सरकार में कृषि मंत्री रहे और 2011 से वो केंद्र की UPA सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। वो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष भी हैं और उत्तर प्रदेश के बागपत से निर्वाचित सांसद भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही मानी जानी हस्ती थी। तो फ्रेंड्स मैं ये कहूंगा कि कोरोना के केसेस अभी भी कम नहीं हुए। दैट रेट अभी भी लॉकडाउन लगा था, इस वजह से कम था। हो सकता है लॉकडाउन खुलने से ये वापस बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कहूंगा, मास्क जरूर पहने, दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोए, और जब भी आपका वैक्सीनेशन के लिए नंबर आता है वैक्सीन जरूर लगवाए। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। तो फ्रेंड्स आप हमारी वीडियोस जरूर देखें एंड प्लीज आप हमारी वीडियोस जरूर देखें, और हमसे कुछ गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आप इन सेट्स को जरूर देखें। ये सेट्स अगर आपके कुछ समझने में नहीं भी आता है तो आप इसको रीड भी करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा डेटा इसमें दिया हुआ है। ये न सिर्फ आपके लिए बिजली बोर्ड के एग्जाम में आपको सपोर्ट करेगा, ये सभी तरीके के बैंक, SSC, UPSC हर प्रकार के एग्जाम में आपको सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना प्लीज। थैंक यू।